हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है 3 भाई और एक सुंदर सी परी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नामक गांव में 3 भाई रहते थे। वे इतने गरीब थे कि उनके पास अपना कहने के लिए सिवाय एक आम के पेड़ के अलावा और कुछ भी नहीं था। वे जिस छोटी सी झोपड़ी में रहते थे उसी के पास ही वह आम का पेड़ भी खड़ा था। उन्हें उस आम के पेड़ से बहुत लगाव था। जब वह आम गदराने लगता तो वे तीनों भाई उस पर बारी बारी से पहरा देते थे। एक न एक भाई देर समय आम के पेड़ के पास डटा ही रहता था। जिस समय एक भाई पहरे पर होता था उस समय बाकी के 2 भाई दूसरे की खेतों में काम करने जाते थे। पर अधिक से अधिक काम करने पर भी वे बड़ी मुश्किल से अपना पेट पाल पाते थे। यहाँ तक कि उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। एक दिन एक सुंदर सी दयालु परी उसी रास्ते से निकली। उसने देखा कि ये तीनों लड़के कितने अच्छे हैं, फिर भी इनके पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। ये बेचारा कितने गरीब हैं। यह देखकर परी के मन में दया आ गई और वह सोचने लगी कि किसी प्रकार इन लड़कों की सहायता करनी चाहिए। बहुत सोचने पर उसके दिमाग में एक योजना आई। वह भेष बदलकर एक भिखमंगिन बन गई और लंगड़ाती हुई आम के पेड़ के पास पहुंची। जब वह वहां पहुंची तो उस समय सबसे बड़ा भाई पेड़ पर पहरा दे रहा था। भिखमंगिन ने कहा, मुझे कुछ आम मिल जाएंगे। लड़के ने फौरन कुछ आम तोड़े और कहा कि तुम मेरे हिस्से की सारा आम ले लो, लेकिन मैं तुम्हें इससे और अधिक नहीं दे सकता क्योंकि बाकी आम मेरे भाइयों की है। भिखमंगन बनी परी ने आम ले ली और बड़े भाई को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। अगले दिन मझला भाई पेड़ पर पहरे दे रहा था। दयालु परी भिखमंगन के रूप में फिर आई और उसने उसी प्रकार से दूसरे भाई से भी कुछ आम मांगे। मंझले भाई ने अपने हिस्से के सारे आम उस बुढ़िया को दे दिए। वह तो और भी उसे देने के लिए तैयार था, पर छोटे भाई के हिस्से में वह हाथ लगाना उचित नहीं समझता था। उसके अगले दिन तीसरे भाई के पहरे की बारी आई। दयालु परी उसी प्रकार फिर भिखमंगन के भेष में आई और उसने छोटे भाई से भी आम मांगी। छोटे भाई ने भी बाकी सारे आम उस भिखमंगन बनी परी को दे दी। इस प्रकार अब पेड़ में एक भी आम नहीं बचे। अगले दिन प्रातः काल तीनों लड़के खेत पर जाने की तैयारी में व्यस्त थे कि इतने में वह दयालु परी अपनी असली रूप में उनके जंगले पर उड़कर बैठ गई और बोली, लड़कों, मैंने तुम तीनों की परीक्षा ली और मैंने यह देखा कि जहाँ तक दयालु होने की बात है तुम में से कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए मैं तुम तीनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम लोग मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें यह बताऊंगी कि किस प्रकार से तुम तीनों अच्छा खाना और कपड़े पा सकते हो। तीनों भाई उसके पीछे हो लिए। दयालु परी उन्हें एक जंगल में ले गई। उस जंगल में पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी। वह परी उन्हें कभी पहाड़ पर चढ़ाती तो कभी घाटियों से लेकर जाती रही और अंत में वे एक बहुत बड़ी नदी के पास पहुँच गए जो पहाड़ से उछलती कूदती हुई मैदानों की ओर जा रही थी। जब सब लोग वहां आ गए तो परी खड़ी हो गई और उसने बोलना शुरू किया, पर नदी के शोर से इतनी आवाज आ रही थी कि उसकी एक भी बात किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। इसलिए उसने हर एक के पास जाकर उनके कान में अपनी बात कही। वह बड़े लड़के से बोली, यहाँ पर तुम जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी, इसलिए कोई वर मांग लो। बड़ा भाई उस समय प्यास के मारे परेशान हो रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे उससे कह दिया कि मैं यह चाहता हूँ कि यह पूरी नदी शरबत की बन जाए और यह मेरी हो। परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और वह पहाड़ी नदी झागदार श्वेत जल राशि में बदलकर लाल शरबत के रूप में हो गई। जब ऐसा हो गया तो परी बोली, तुमने जो मांगा वह पूरा हो गया। अब इतनी बात याद रखना कि तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। बड़ा भाई वहीं रह गया। अब परी दोनों छोटे भाइयों को एक हरे भरे खेत के पास ले गई। उस खेत के पास एक घास का मैदान था और उसमें सैकड़ों फख्ते थे जो फसलों में लगे कीड़ों को खोजने में व्यस्त थे। दयालु परी ने मझले भाई से कहा, अब तुम कोई वर मांग लो, पर सोच समझकर मांगना। मझले भाई ने थोड़ी देर तक सोचकर कहा,
मैं यह चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा किसान बन जाऊँ, इसलिए आप इन फख्तों को भेड़ बना दें और मैं उनका मालिक हो जाऊँ। दयालु परी ने जादू की लकड़ी घुमाई और यह देखा कि वहाँ पर अब फख्तों की बजाय भेड़ें चल रही हैं। परी बोली, वहाँ देखो, वह सामने वाला खेत अब तुम्हारा है, ये भेड़ें भी तुम्हारी हैं। यदि तुम चाहो तो एक अच्छे किसान बन सकते हो, जिससे तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। अपना भविष्य बनाना या बिगाड़ना अब से यह तुम्हारे ही हाथ में है। इसके बाद परी सबसे छोटे भाई को लेकर पहाड़ों की ओर चली। जब वह एक पहाड़ के नीचे पहुंच गई तो उसने छोटे भाई से पूछा, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? जो वर चाहो मांग लो। छोटे भाई ने फौरन उत्तर नहीं दिया। वह काफी देर तक सोचता रहा। फिर अंत में वह बोला, मैं एक सुंदर सी राजकुमारी चाहता हूँ जिससे मैं शादी कर सकूं। इस पर वह परी मुस्कुराई और बोली, तुम जो मांग रहे हो वह बहुत मुश्किल है, फिर भी मेरे साथ आओ, देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है। बहुत दिनों तक परी उस लड़के को अपने साथ लेकर घूमती रही। ऐसे कई दिन बीत गए। अंत में वे दोनों एक शहर में पहुंचे जहां एक बड़ा राजा रहता था। परी सीधे ही राजमहल में गई और बोली, क्या मैं राजकुमारी से मिल सकती हूँ? क्योंकि मैंने सुना है कि राजकुमारी बहुत ही अच्छी और सुंदर हैं। अब यह देखना है कि वह कैसी हैं। परी को आज्ञा मिल गई, पर छोटा भाई मन ही मन घबरा रहा था कि मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, भला मेरी शादी एक राजकुमारी से कैसे हो सकती है। परी से यह उसने बिना कुछ सोचे समझे ही कह दिया था। परी ने यह ताड़ लिया कि वह लड़का क्या सोच रहा है, इसलिए वह उसका ढाढ़स बढ़ाती रही। इतने में वे दोनों राजमहल के बड़े दालान के अंदर आ गए। जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले बहुत से दूसरे लोग भी राजकुमारी से शादी करने की उम्मीदवारी में बैठे हुए हैं। मालूम पड़ा कि इनमें से दो तो विशेष उम्मीदवार हैं। सामने ही वहां सारे उपहार और सौगातें रखी हुई थी जो दूल्हे ले आए थे। परी ने उन चीजों के बगल में बेरों की वह टोकरी रख दी जिसे वे रास्ते में बटोर कर लाए थे। छोटे भाई ने परी को जब ऐसा करते हुए देखा तो उसे बड़ी शर्माई, इसलिए उसने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा। उसने मन में यह सोचा कि ये लोग तो हीरा, सोना, चांदी और न जाने क्या क्या लाए हैं। इनके बगल में बेरों की यह टोकरी होगी तो उससे काम तो कुछ बनेगा नहीं, केवल हंसी ही होगी। पर इस बात पर भी परी मुस्कुराती रही और मना करने पर भी उसने बेरों की टोकरी वहीं पर रहने दी। इसके बाद दालान के लोगों में कुछ चहल पहल सी मालूम पड़ी। सबके सब खड़े हो गए क्योंकि राजा इस समय राजकुमारी के साथ उस दालान में प्रवेश कर रहे थे। उनके लिए एक किनारे पर एक सिंहासन रखा हुआ था। वे उसी में जाकर बैठ गए। जब वे बैठ गए तो तीनों उम्मीदवार सिर नीचा करके खड़े हो गए। राजकुमारी ने जल्द ही इस बात को ताड़ लिया। यद्यपि छोटा भाई फटे कपड़ों में था, फिर भी वह देखने में दूसरे उम्मीदवारों से अधिक सुंदर मालूम होता था और वह स्वभाव से भी अच्छा जान पड़ता था। बाकी दो उम्मीदवारों में से एक अधेड़ और मोटा था तथा दूसरा लंबा और दुबला था। राजकुमारी को वे दोनों पसंद नहीं आए, इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि वह उस फटे कपड़े वाले नौजवान से ही शादी करना पसंद करेगी। पर राजा की यह इच्छा थी कि राजकुमारी बाकी उम्मीदवारों में से किसी से भी शादी कर ले, क्योंकि वे सब बहुत धनी थे। पर राजा को साथ ही साथ अपनी लड़की का भी बहुत ख्याल था, इसलिए वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। राजा ने सोचा कि भला यह कैसे पता लगे कि इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है। जब परी ने यह देखा कि राजा उधेड़ ऊन में पड़ा हुआ है तो वह आगे बढ़ाई और बोली, महाराज, आप इस प्रकार से इस समस्या का समाधान करें। आप 3 अंगूर की नई बेल इन तीनों को अपने महल में लगाने को दें। जिसकी बेल में लगाने के 3 दिन के अंदर ही फल आ जाए तो उसी से आप अपनी बेटी की शादी कर दें। राजा ने मन ही मन सोचा कि यह तरीका अच्छा रहेगा, क्योंकि न तो 3 दिन में किसी बेल में अंगूर लगेगा और न ही इनमें से किसी के साथ मेरी बेटी की शादी ही होगी। इसलिए राजा ने फौरन हुक्म दे दिया, जिससे 3 अंगूर की नई बेलें लाकर हाजिर कर दी गई। उन बेलों पर उम्मीदवारों के नाम लिख दिए गए और उन्हें राजमहल के बाग से लगा दिया गया। राजकुमारी हर घंटे देखती रही कि किसी बेल में फल आता है कि नहीं, पर किसी में भी फल आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। जब 2 दिन हो गए तो राजकुमारी बहुत निराश हुई और वह समझ गई कि अब इनमें से किसी में फल नहीं आएगा। वह मन ही मन चाह रही थी कि
उस गरीब नौजवान के नाम से जो बेल लगाई गई थी उसमें फल लगे, जिससे कि उसके साथ उसकी शादी हो जाए। तीसरे दिन राजकुमारी निराश होने पर भी अंगूर की बेल को देखने के लिए गई तो रास्ते में वही गरीब नौजवान मिला। इस पर राजकुमारी ने यह समझा कि इतने बड़े राजमहल में शायद यह रास्ता भूल गया होगा, पर गरीब नौजवान भी अंगूर की बेल ही देखने जा रहा था। जब दोनों साथ ही साथ बेलों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बेल में बड़ा ही सुंदर अंगूर लगा है। जब राजकुमारी ने यह देखा कि यह वही बेल थी जिस पर उस नौजवान का नाम लिखा था तो वह इतनी खुश हुई कि तालियां पीटने लगी। नौजवान भी आनंद से चिल्ला पड़ा। दोनों मिलकर राजा के पास पहुंचे। राजा इस बात पर बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि राजा का यह कहना था कि इतने गरीब नौजवान के साथ राजकुमारी का ब्याह हो ही नहीं सकता। पर वादा तो किया जा चुका था, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। शादी हो गई और उसके बाद वह नौजवान अपनी दुल्हन को जंगल के अंदर एक छोटे से मकान में ले गया। यह मकान उसे परी से मिला था। इसी छोटे से मकान में वे दोनों खुशी पूर्वक रहने लगे। एक साल के अंत में परी यह देखने के लिए निकली कि तीनों भाई किस प्रकार से जीवन बिता रहे हैं। पहले वह बड़े भाई के पास गई। वहाँ उसने भिखमंगन का रूप धारण करके उससे एक प्याला शरबत मांगा। जिन दिनों में वह गरीब हुआ करता था उन दिनों में तो उसने भिखमंगन को अपना सर्वस्व दे दिया था, पर अब जबकि उसके पास धन ही धन था तो उसने एक प्याला शरबत भी नहीं दिया। वह बोला, यदि इस तरह मैं हर एक को शरबत दिया करूं तो बस हो चुका, फिर तो मैं इसी काम भर का ही रह जाऊंगा। परी लौट गई और उसके पीठ फेरते ही वह नदी शरबत की नदी से बदलकर फिर से पानी की बन गई। बड़े भाई ने देखा कि ये उस पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी, और जब उसे पता चला तो वह परी का खुशामद करने लगा। पर परी ने सिर हिलाती हुई कहा, जो जिस चीज के योग्य नहीं है उसे वह चीज नहीं मिलनी चाहिए। अब परी मझले भाई के पास पहुंची। वहां उसने खाना मांगा। इस पर मझला भाई बोला, मैं कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। मेरी समझ में ऐसे देने का अर्थ है आलस्य को प्रोत्साहन देना। उसका ऐसा कहना था कि वह सारी खेती और भेड़ें सब वहां से गायब हो गई। सामने एक उजड़ा हुआ मैदान दिखाई दिया जिसमें भक्ताएं चुग रही थी। तब परी बोली, जाकर उस आम के पेड़ के नीचे बैठो और वहां बैठकर अपनी गलती पर गौर करो। याद रखो कि भगवान ने यदि तुम्हें किसी योग्य बनाया है तो दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटो। अब परी तीसरे भाई के यहाँ पहुंची। जिस समय वह उसके यहाँ पहुंची उस समय छोटा भाई अपनी दुल्हन के साथ खाना खा रहा था। भिखमंगन बनी परी को सामने देखते ही उसे अपने पहले दिन याद आ गए और बिना कुछ कहे ही उसने कहा, आओ भीतर आओ और हमारे साथ खाना खाओ। लेकिन जब परी ने दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि वहाँ रोटियां खत्म हो चुकी हैं। पर राजकुमारी बोली, मैं अभी और रोटी पका कर लाती हूँ, आप तब तक बैठकर सुस्ता लें। जो कुछ रूखा सूखा घर में है मैं जल्द ही तैयार करके लाती हूँ। राजकुमारी रोटी बनाने में जुट गई और थोड़ी ही देर में रोटियां तैयार हो गई। परी को भर पेट खाना खिलाया गया। इसके बाद जब वह जाने लगी तो राजकुमारी ने बड़े प्रेम से कहा, माताजी आज रात को आप इधर ही ठहर जाएं। इस पर परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और चारों तरफ बड़े जोर शोर से गर्जनें सुनाई पड़ने लगी। डर के मारे छोटे भाई तथा राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली और वे दोनों जमीन पर लेट गए। जब शोर बंद हुआ तो उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वहां से वह छोटा मकान गायब हो चुका था और उसकी जगह पर एक बड़ा भारी राजमहल खड़ा हो गया था। यह राजमहल इतना बड़ा था कि राजकुमारी के पिता के पास भी इतना बड़ा राजमहल नहीं था। अब वे दोनों उसी में सुख चैन से रहने लगे और वर्षों तक लोगों की भलाई करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।